इस वीडियो में सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी स्थिति में प्रकाशीय तंतु संचरण में प्रकाश की किरणों का बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ए ऑप्शन। तो देखिए, आपतन कोण ग्रेटर देन क्रांति कोण में प्रकाशीय तंतु संरचना में प्रकाश की किरणों का बार बार यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो आपतन कोण ग्रेटर देन क्रांति कोण, ठीक है। तो यदि आपतन कोण किरण पाइप के अक्ष से आई कोण बनाती है तो उसके संगत जो अपवर्तन कोण आर हो तो क्या होगा, साइन आई बाई साइन आर बराबर हो जाएगा μ1 बाई μ0, ठीक है। अब देखिए, अंतः पृष्ठ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो, इसके लिए आवश्यक है कि अंतर पृष्ठ पर आपतन कोण आई, ठीक है, आपतन कोण आई कम से कम हो। यदि अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मिलान कौन सा जो है मिलान सत्य है, तो 32 का होगा बी। परमाणु क्रमांक मोजले। तो देखिए, परमाणु क्रमांक मोजले ने परमाणु क्रमांक के आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी तैयार किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज जो है थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज जो चैडविक ने किया था। तथा पौधे की परिवहन की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे दिया गया। कौन सा जो विकल्प गलत विशेषता को दर्शाता है, तो बी ऑप्शन। तो यहाँ पे देखें कि पौधों में जो है जाइलम पौधों में जल तथा खनिज पदार्थों को जड़ों से पौधे के विभिन्न भागों तक पहुँचाते हैं। पौधों में परिवहन की कुछ विशेषता जो है यह गलत है कि जल और भोजन दोनों की जो गति है ये द्विदिशीय होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि उत्पत्ति के आधार पर जाइलम मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। ये प्राकृतिक या प्राथमिक जाइलम और तथा द्वितीयक जाइलम। प्राकृतिक या प्राथमिक जाइलम में जाइलम की उत्पत्ति जो है प्राक एधा से हुई है। द्वितीय जाइलम की जो वृद्धि है ये कैम्ब्रियम से हुई है। फ्लोएम का मुख्य कार्य पौधों के हरे भागों में निर्मित भोज्य पदार्थों को अन्य भागों में पहुंचाना है, ठीक है। प्राथमिक जाइलम में की उत्पत्ति जो है प्राक एधा से हुई है। द्वितीय जाइलम की जो है वृद्धि कैम्ब्रियम से हुई। तथा मानव शरीर में श्वसन वर्णक कहाँ पाया जाता है, 34 का बी। तो देखिए, मानव शरीर में श्वसन वर्णक लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर एक अस्थायी यौगिक यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, ठीक है। यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन रुधिर परिसंचरण के द्वारा शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाता है। हीमोग्लोबिन जो है बैंगनी रंग का होता है, जबकि ऑक्सी हीमोग्लोबिन का रंग चमकदार लाल होता है। कहता है कि कौन सा लवण लगभग 7 pH वाला जलीय विलयन उत्पन्न करेगा, तो बी केवल 3। तो देखिए, K2SO4 लवण का pH मान लगभग 7 होता है। प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षारक की अभिक्रिया से बनने वाला लवण उदासीन लवण कहलाता है। प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षारक ये उदासीन लवण प्लस जल बनाएगा। जैसे 2KOH प्लस H2SO4 ये बन जाएगा K2SO4 प्लस H2 NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड का pH मान 4.5 से 6 के बीच होता है। अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है। क्षारीय विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का pH मान 10 से 11 के बीच होता है। उस विकल्प का चयन करें जिसमें केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ शामिल है। सी ऑप्शन। अंडे के छिलके, कागज, बासी बिस्किट, फल और सब्जियों के छिलके। तो ये जो है, अब देखिए, ये पर्यावरण में स्वतः ही अपघटित हो जाते हैं। जीवाणु एवं कवक सबसे बड़े अपघटक की भांति कार्य करता है। जैव निम्नीकरणीय पदार्थों के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप जैविक पदार्थ का अपघटन होता है, ठीक है। बैक्टीरिया, कांच, धातुएं आदि और जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं। कहता है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो निर्गमित न करने
वाले रेफ्रिजरेटरों का निर्माण संपूर्ण विश्व में अनिवार्य कर दिया गया है। यह ओजोन के क्षरण को रोकने में किस प्रकार सहायक होगा? 37 का ए। तो देखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है निर्गमित न करने वाले रेफ्रिजरेटरों का निर्माण संपूर्ण विश्व में अनिवार्य कर दिया गया। यह ओजोन के क्षरण को रोकने में सहायक होता है क्योंकि यह ओजोन अणुओं के साथ जो है अभिक्रिया करने वाले CFC के निर्माण को कम जो है करेगा। CFC को जो है डाइक्लोरोकार्बन कहते हैं। इसका अनुसूत्र CCl2F2 है। ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन इकाई में किया जाता है। CFC का क्लोरीन आयन यह ओजोन परत का ऑक्सीजन में परिवर्तित कर देता है, जिससे ओजोन परत पतला हो जाता है, जिससे ओजोन छिद्र कहते हैं। ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। जंतु प्रजनन के संबंध में कौन सी विशेषता गलत है? ये तो देखिए, जंतु प्रजनन के संबंध में गलत है कि मानव मादा में अंडाणु का निषेचन गर्भाशय में होता है। मानव मादा में निषेचन फैलोपियन नलिका में होता है। मनुष्यों में यौन प्रजनन के दौरान 2 कोशिकाओं का संलयन शामिल होता है। इस संलयन की प्रक्रिया में पुरुष से शुक्राणु तथा महिला से एक अंडा का संलयन होता है, जिससे युग्मनज बनता है, जो नए मानव जीव की पहली कोशिका है। अमीबा में द्विखंडन होता है तथा यह अलैंगिक जनन है। पुनर्जनन की प्रक्रिया भी अलैंगिक जनन है। सर्वाधिक पुनर्जनन की क्षमता जो है प्लेनेरिया में पाया जाता है। हाल ही में ब्रिटिश सरकार ने ओपेनहाइमर फिल्म के निर्देशक हॉली स्टर्न को उनकी फिल्म सेवाओं के लिए नाइटहुड उपाधि से सम्मिलित किया गया है। सी ऑप्शन यानी क्रिस्टोफर नोलन। तो देखिए, हाल ही में ब्रिटिश सरकार ने ओपेनहाइमर फिल्म के निर्देशक क्रिस्टोफर जो है नोलन को उनकी फिल्म सेवाओं के लिए नाइटहुड उपाधि से सम्मानित किया गया है। हाल ही में 2 मार्च 2024 में क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म ओपेनहाइमर के 96वें ऑस्कर अवार्ड से समारोह में 7 पुरस्कार जीते हैं। फिल्म ओपेनहाइमर भौतिकविद जो है रॉबर्ट ओपेनहाइमर के ऊपर बनाया गया है, जो परमाणु बम के जनक के रूप में विख्यात और द्वितीय विश्व युद्ध के साथ अमेरिका के परमाणु बम का निर्माण के लिए प्रारंभ मैनहट्टन परियोजना के निर्देशक रहे हैं। हाल ही में जो है एयरलाइन आकाशा एयर ने किन 2 शहरों के बीच पहली उड़ान के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय परिचालन शुरू किया है? तो यह मुंबई से दोहा। तो एयरलाइन आकाशा एयर ने मुंबई से दोहा शहर के बीच पहली उड़ान के साथ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिचालन शुरू किया है। दोहा कतर देश की राजधानी है। आकाशा एयरलाइन को भी वर्ष 2022 में मुंबई अहमदाबाद मार्ग से परिचालन शुरू किया गया तथा भारतीय कंट्रोल बोर्ड BCCI द्वारा भारतीय क्रिकेट टी20 टीम 2024 का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? 41 का बी यानी राहुल द्रविड़। तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI द्वारा भारतीय क्रिकेट टी20 टीम 2024 का मुख्य कोच राहुल द्रविड़ को नियुक्त किया गया है। भारत 1983 में पहली बार क्रिकेट विश्व कप विजेता बने थे। उस समय मुख्य कोच PR मान सिंह थे। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत 2007 में पहला टी20 विश्व कप विजेता बने थे। ठीक है, 2007 में। उस समय मुख्य कोच जो है लालचंद राजपूत थे। 2011 में एक दिवसीय विश्व कप विजेता के समय भारत के मुख्य कोच गैरी कास्टन थे। हाल ही में अमोल मजूमदार को महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। विश्व एड्स दिवस 2023 का जो थीम क्या है? तो सी ऑप्शन समुदायों को नेतृत्व करने दे। विश्व एड्स दिवस 2023 का थीम है कि समुदायों को नेतृत्व करने दे। ठीक है, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स उन्मूलन का मुख्य संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो 2030 तक निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट, हालांकि बिहार में IIM बोधगया दीक्षांत समारोह के संबोधन के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने खालिस्तान तक भारत को एक विकसित देश बनाने का प्रयास करने का हिस्सा बनाने का आग्रह किया है। तो B 2047 बिहार में IIM बोधगया
दीक्षांत समारोह के संबोधन के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने का आग्रह किया है। बिहार के गया में स्थित महाबोधि मंदिर को 2002 में विश्व धरोहर यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है। 75वें गणतंत्र दिवस 2024 के अवसर पर कुल कितने पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया? ए ऑप्शन 132। 75वें गणतंत्र दिवस 2024 के अवसर पर कुल 132 पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया है। इस सूची में 5 जो है पद्म विभूषण है, 17 जो है पद्म भूषण है और 110 पद्म श्री जो पुरस्कार शामिल हैं। बैजंती माला बाली अभिनेता जो है चिरंजीवी, वेंकैया नायडू, विदेश्वरी पाठक और सुब्रमण्यम को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है कि एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के अनुसार दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट कौन सा है? 45 का होगा बी, अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो देखिए एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के अनुसार दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट जो अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। हाल ही में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा विश्व के व्यस्त हवाई अड्डों की लिस्ट जारी की है। इस सूची में जॉर्जिया देश का अटलांटा हवाई अड्डा को विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा का दर्जा दिया गया है। इसके बाद दूसरा विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जबकि इस सूची में भारत का इंदिरा गांधी हवाई अड्डा 10वें स्थान पर है। कहना है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो के संयुक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 46 का सी यानी अनुराग कुमार। हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो के संयुक्त निदेशक के रूप में अनुराग कुमार को नियुक्त किया गया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के प्रमुख प्रवीण सूद हैं। डॉक्टर मनोज सोनी को हाल ही में यूपीएससी का अध्यक्ष जो है बनाया गया। अब देखिए नेक्स्ट कहता है कि कामा गाटामारू पर सवार जो है पंजाबी गद्दारों की अंग्रेजी सेना के साथ भिड़ंत कहाँ पर हुई? बी ऑप्शन, तो बजबज में। तो कामा गाटामारू पर सवार पंजाबी गद्दारों की अंग्रेजी सेना के साथ भिड़ंत जो है बजबज में हुई। कामा गाटामारू जहाज पर सवार पंजाबी गद्दारों की अंग्रेजी सेना के साथ भिड़ंत कलकत्ता के पास बजबज में हुई थी। ठीक है, कामा गाटामारू जापानी जहाज को बाबा गुरुदत्त सिंह ने किराए पर लिया था। 1914 में 376 भारतीय नागरिकों को बाबा गुरुदत्त सिंह ने कामा गाटामारू जहाज को भाड़े पर लेकर कनाडा का वैंकूवर ले जा रहे थे, परंतु कनाडा सरकार ने इन यात्रियों को बंदरगाह पर उतरने की अनुमति नहीं दी। अतः जहाज 26 सितंबर 1914 को पुनः कलकत्ता के बजबज नामक स्थान पर लौट गया। बजबज नामक बंदरगाह पर जहाज पहुंचने पर तलाशी हुई और संघर्ष हुआ। यहीं पर गद्दारों और ब्रिटिश सेना के मध्य हुई हिंसक झड़प में 19 यात्रियों को गोली लगने से मृत्यु हो गई। इस घटना में गदर आंदोलन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य किया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में वर्ष 21 अक्टूबर 1943 में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की थी। सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया। सुभाष चंद्र बोस की अस्थायी सरकार को जापान, जर्मनी, फिलीपींस, कोरिया, इटली, चीन, मंचुको, आयरलैंड आदि देशों ने मान्यता दी। सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी है। सिंधु सभ्यता इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? सी ऑप्शन, धौलावीरा। तो सिंधु सभ्यता के धौलावीरा स्थल से जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं। धौलावीरा गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित जो है सिंधु सभ्यता की भारत में दूसरी सबसे बड़ी नगर थी, यानी हड़प्पा सभ्यता। धौलावीरा की सर्वप्रथम खोज 1967-68 में जेपी जोशी ने की थी। 1990 से 91 में RS विष्ट द्वारा जो है व्यापक पैमाने पर उत्खनन किया गया। धौलावीरा 3 भागों नगर के बाहरी भाग, मध्यम नगर तथा निचला नगर में विभाजित किया गया था। धौलावीरा के संपूर्ण क्षेत्र में चारों दिशाओं में बाहरी दीवारें बनाई गई तथा
प्रत्येक क्षेत्र को भी अलग अलग किलेबंदी यानी त्रिस्तरीय किया गया तथा भारत के किस वायसराय ने देसी भाषा प्रेस अधिनियम प्रस्ताव किया था? लॉर्ड लिटन। तो भारत में लॉर्ड लिटन वायसराय ने देसी भाषा प्रेस अधिनियम जो प्रस्ताव किया था। 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आया था जिसे सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आकाश से होने वाला वज्रपात कहा था। लॉरेंस ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप की नीति का पालन किया। लॉर्ड लॉरेंस ने 1865 में भारत एवं यूरोप के बीच जो प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा जो है शुरू की। लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में 1921 में केरल में मोपला विद्रोह हुआ था। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल 1869 से 72 था। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के कार्यकाल के दौरान 1872 में पंजाब के क्षेत्र में कूका विद्रोह हुआ। कहा कि हैदर अली कहाँ का शासक था? सी ऑप्शन मैसूर। तो हैदर अली मैसूर का शासक था। हैदर अली 1761 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की। हैदर अली ने प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में अंग्रेजों को मद्रास की संधि करने के लिए विवश किया। हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान ने 1782 ईस्वी में मैसूर राज्य का शासक बना। टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा गया 4 मई 1799 में। टीपू सुल्तान एकमात्र सुल्तान जिन्होंने अंग्रेज से युद्ध करते हुए युद्ध भूमि में मारा गया। अतः कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व हेतु चयनित किए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो मानवेंद्र नाथ रॉय। तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व हेतु चयनित किए जाने वाले प्रथम भारतीय मानवेंद्र नाथ रॉय थे। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का जनक एम.एन. रॉय है। मानवेंद्र रॉय का वास्तविक नाम जो है नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य था। एम.एन. रॉय प्रथम भारतीय जो 1934 में जो है संविधान सभा का प्रस्ताव पेश किया। 20 अगस्त 1920 को एम.एन. रॉय ने जो ताशकंद में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया। अखिल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक 1925 में कानपुर में हुआ है। कहा कि किस वायसराय ने 1929 भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज डोमिनियन स्टेट अस्पष्ट प्रस्ताव की घोषणा की थी? 53 का होगा सी लॉर्ड इरविन। ठीक है, लॉर्ड इरविन ने वायसराय लॉर्ड इरविन का कार्यकाल 1926 से 1931 तक था। इरविन काल में वर्ष 1928 में कृषि से संबंधित रॉयल कमीशन की रिपोर्ट प्रस्तुत की। 8 अप्रैल 1929 में भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली के केंद्रीय असेंबली हॉल में पब्लिक सेफ्टी बिल और व्यापार विवाद विधेयक के विरोध बम फेंका था। 1929 में इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना की गई। 5 मार्च 1931 को गांधी एवं इरविन के बीच जो है तेज बहादुर सप्रू एवं M.R. जयकर के प्रयासों से समझौता हुआ। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है। द्वितीय एवं तृतीय घुलमेल सम्मेलन 1931-32 वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल में हुआ। 1934 में बनी जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे जयप्रकाश नारायण। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष जो है आचार्य नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण थे। 1934 में पटना के अंजुमन जो है इस्लामिया हॉल में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931 में किया गया और सदस्यों में राम वृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा, फूलन प्रसाद वर्मा, योगेंद्र शुक्ल और अब्दुल बारी आदि। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी जयप्रकाश नारायण की गतिविधियां बड़े पैमाने पर रही हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में। कहना है कि कौन सुनामी चेतावनी का एक संकेत है? 55 का सी समुद्र तट से परंतु आप वापस गिरने वाला पानी। सुनामी चेतावनी का एक संकेत समुद्र तट से परंतु वापस गिरने वाला पानी। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। सुनामी का अर्थ है समुद्री तरंग यानी तूफान। 26 दिसंबर 2004 ईस्वी को सुनामी ने एशिया के दक्षिण पूर्व एशिया के लाखों व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया। 20 से 25 फीट ऊंची तरंगें आई थी। नेक्स्ट कहता है कि वायुमंडल में उपस्थित कौन सी जो है गैस पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती हैं? सी ऑप्शन ओजोन।
तो वायुमंडल में उपस्थित ओजोन गैस जो है सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। ओजोन गैस 20 किलोमीटर की मोटाई में जो है समताप मंडल के सबसे ऊपरी भाग में स्थित है। इस मंडल की खोज सर्वप्रथम 1902 में जो है टीन रेस बोर्ड द्वारा की गई। ओजोन गैस की एक अणु ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बनता है। तथा पृथ्वी का कौन सा भाग जो है मैग्मा का मुख्य स्रोत है? तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन मेंटल। पृथ्वी का जो देखिए यहाँ पे पृथ्वी का मेंटल भाग मैग्मा का मुख्य स्रोत है। ठीक है। पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 बृहद जो है मेंटल तथा कोर में विभाजित किया गया। पृथ्वी का मेंटल भाग मैग्मा का मुख्य स्रोत है। मेंटल क्रस्ट के नीचे स्थित दूसरा परत है। ठीक है। इसे सीमा भी कहा जाता है। मेंटल का निर्माण बेसाल्ट आग्नेय शैलों से हुई है। इसे सिलिका तथा मैग्नीशियम की प्रधानता होती है। ज्वालामुखी उद्गार के समय मेंटल से गर्म एवं तरल लावा बाहर निकलता है। मेंटल की औसत घनत्व 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक तथा इसकी गहराई 2900 किलोमीटर तक है। निचली क्रस्ट तथा ऊपरी मेंटल के मध्य को मोहो और शब्दता कहते हैं। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो सतपुरा। ताप्ती नदी का उद्गम जो सतपुरा से हुआ है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से सतपुरा की पहाड़ियाँ से निकलती है। ताप्ती नदी की कुल लंबाई लगभग 730 किलोमीटर है। ताप्ती नदी का बेसिन क्षेत्र मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में फैला है। ताप्ती नदी अरब सागर के खंभात की खाड़ी में गिरती है तथा यह एस्चुरी का निर्माण करती है। गर्मियों के मौसम के समाप्ति के समय विशेषकर केरल और कर्नाटक में जो पूर्व मानसूनी वर्षा होना अत्यंत आम है। इसे प्रायः किस नाम से संदर्भित किया गया है? आम्र वर्षा। तो गर्मियों के मौसम में समाप्ति के समय विशेषकर केरल और कर्नाटक में पूर्व मानसूनी वर्षा होना अत्यंत आम है। इसे प्रायः आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। ग्रीष्म ऋतु में असम, पश्चिम बंगाल राज्यों में तीव्र आर्द्र हवाएं चलती हैं, जिसके कारण गरज के साथ होने वाली वर्षा आम्र वर्षा, ठीक है, आम फल के लिए बहुत लाभदायक होती है, इसलिए इसे आम्र वर्षा कहते हैं। कर्नाटक तथा अन्य निकटवर्ती क्षेत्रों में कहवा उत्पादन के लिए वर्षा बहुत लाभदायक होती है। कहवा उत्पादक क्षेत्र में इस वर्षा को फूलों वाली बौछार कहते हैं, यानी चेरी ब्लॉसम। मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? सी ऑप्शन। तो ज्वार भाटे से प्रभावित तटों में मैंग्रोव वन। ये वन जो है लवणीय मिट्टी में उगते हैं। मैंग्रोव वन को दलदली अथवा ज्वारीय वन भी कहते हैं। मैंग्रोव वन गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टा क्षेत्रों में पाया जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह मैंग्रोव वन प्रचुरता से मिलते हैं। थार मरुस्थलीय क्षेत्र में बबूल, बेर, खैर, नागफनी आदि छोटे आकार वाले वृक्ष एवं झाड़ियाँ पाई जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है युग्म घास मैदान क्षेत्र से सम्मिलित नहीं है? 61 का ए, अर्जेंटीना। तो देखिए यहाँ पे पेरी जो है अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में विस्तृत शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स जो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। मध्य एशिया में स्टेपी शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। स्टेपी घास का मैदान विश्व के विशाल घास के मैदान में से एक है। ठीक है। अब देखिए स्टेपी घास का मैदान यूक्रेन से लेकर मध्य एशिया तक फैला हुआ है। स्टेपी क्षेत्र विश्व में गेहूं उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी है? यह है शिवहर। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के शिवहर जिले में सर्वोच्च घनी आबादी दर्ज की गई है। बिहार में जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। शिवहर जिले में जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर 1880 के आंकड़े पर पहुंच गया। बिहार में जनसंख्या घनत्व 2001 में 881 प्रति वर्ग किलोमीटर था। यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करना है तो ये हो जाएगा आपको
टू के पावर माइनस टू के, ठीक है, इंटू टू के पावर टू के प्लस 6 लिख सकते हैं इस 4 को, और नीचे में टू के पावर माइनस टू के प्लस 2 दूनी 4, ये है आपको टू के पावर के माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है, ये गुना में है तो पावर ये ऊपर वाला जुड़ जाएगा, फिर ये ऊपर जाके घट जाएगा, यानी के का मान आ जाएगा -4, यानी ऑप्शन नंबर बी, के का मान कितना आएगा -4। 64 कह रहा है यहाँ पे कि त्रिभुज ABC में कोई त्रिभुज है, देख लीजिए ABC में DE पैरेलल BC है, यहाँ पे AD है 2, ठीक है, DB है 5, और ये पूरा कितना 8.4, ठीक है। अब यदि DE पैरेलल BC है तो AD बट्टा DB बराबर होगा AE बट्टा EC, ठीक है, बराबर क्या होगा तो AE बट्टा EC। तो यहाँ से देखिए AE बट्टा EC बराबर कितना 2/5, ठीक है। तो जी ये भी 2, ये 2, ये भी 5, तो 5 या 2 7 यूनिट का मान कितना है 8.4 है। यहाँ से 1 यूनिट का मान निकाल लीजिए तो कितना होगा 8.4/7, ठीक है। लेकिन हमको निकालना है AE निकालना है, यानी 2 यूनिट का मान निकाल लीजिए तो इतना गुने 2, ये निकल जाएगा 2.4, यानी बी ऑप्शन। कहता है इतना को इतना से विभाजित करने पर शेष हो, तो यहाँ क्या कीजिए इतना बराबर 0 तो x बराबर होगा -1/2। अब इसमें -1/2 रखिए तो ये हो जाएगा -1/2 इंटू -1/2 का होल क्यूब -1/2 का स्क्वायर प्लस 13 इंटू -1/2 प्लस 6। इसको सॉल्व कीजिए, ये आ जाएगा आपको कितना, तो यहाँ से आ जाएगा -4, यानी ऑप्शन नंबर ई। कहता है कि एक चिकित्सा संस्थान की पहली 2 कक्षाओं में छात्रों की संख्याओं का अनुपात दे दिया गया है, ठीक है। तो 8 और 17, फिर है कि दूसरी और तीसरी, इसमें 2 और इसमें 3, तो ये हो जाएगा 16, 17 दूनी 34, इसको इससे 51, ठीक है। अब कह रहा है कि छात्रों की दूसरी कक्षा में छात्रों की संख्या 612, ठीक है। तो छात्रों की संख्या जो है, यदि दूसरी कक्षा में छात्रों की संख्या 612 है तो पहली और तीसरी कक्षा में छात्रों की संख्या क्या होगा। तो यहाँ से देखिए ये कहें कि दूसरे में कितना है 34, तो 34 यूनिट का मान है 612, तो 1 यूनिट का मान होगा 18, ठीक है। तो हमको कहता है पहली और तीसरी यानी 16 और 51 को जोड़ेंगे, ये आ जाएगा 16 और 51 67 यूनिट का मान होगा 67 गुने 18, यानी 603, सी ऑप्शन। इनका मानक विचलन, तो सबसे पहले आप मानक विचलन निकालने के लिए माध्य निकालेंगे, ये आएगा 25/5, यानी कितना 5, ठीक है। तो मानक विचलन निकालिए तो 3 - 5 यानी 2 का स्क्वायर 4, 4 - 5 यानी 1, 5 - 5 0, 6 - 5 1 का स्क्वायर 1, 7 - 5 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। अब बट्टा में 1 2 3 4 5 5, देखिए 4 1 5, 4 1 5 यानी 10/5 कट के कितना आया 2, ठीक है। तो यहाँ से जो है यहाँ से निकल जाएगा मानक विचलन, स्टैंडर्ड डिविएशन का रूट अंडर वेरिएंस, कितना होगा √2, यानी सी ऑप्शन। कहता है कि एक कॉलेज में इतना छात्र है जिनमें से 82% फुटबॉल, 7% कबड्डी और 4% शतरंज और शेष क्रिकेट। तो यहाँ कहता है क्रिकेट खेलने वाले, तो 3600 में से आप घटाएंगे 82% यदि फुटबॉल खेलता है तो 100 - 82 + 7 + 4 बट्टा में 100, तो ये निकल जाएगा 3600 गुने 7/100, यानी 252। नेक्स्ट है कि इतना इतना बराबर के है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं cos sin 90 - 62, यानी cos 62 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपको cos 28 बराबर के, तो cos c + cos t ये होता है 2 cos c + d/2, यह आ जाएगा 45 इंटू cos c - d/2 यानी 17 बराबर के, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा 2 × 1/√2,
इंटू cos 17 बराबर के। ठीक है, तो यहाँ से आपको cos 17 बराबर कितना निकल गया, k/√2, k/√2। ऑप्शन नंबर सी। दो समकोण त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। ठीक है, कौन सी स्थिति सत्य है? हाँ, तो देखिए यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज, इनका था जब उनके कर्ण बराबर हो और उनमें एक भुजा और एक त्रिभुज की एक भुजा दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई के बराबर हो, यानी सी ऑप्शन। ठीक है, मान लीजिए कोई त्रिभुज समकोण है। ठीक है, तो इसमें कर्ण तो बराबर होना ही चाहिए, अब कोई एक भुजा बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो कर्ण बराबर हो और उनमें एक त्रिभुज की एक भुजा दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई के बराबर हो। ठीक है, बराबर हो, तो यहाँ पे जो है ए सी बराबर पी आर, ये मान लीजिए ए ये सी ये पी और ये आर है, तो ए सी बराबर होगा पी आर। ठीक है, और जो है ये भुजा मान लीजिए बी है, तो ए बी बराबर पी क्यू। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।